हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ एस पी शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस पी शर्मा में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, आज हम उसी के विषय में नेक्स्ट टॉपिक आनुवांशिक पदार्थ की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ जिसके विषय में हमने पढ़ रखा है। आनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने के दौरान करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और जितने भी इस संसार में जितने भी सजीव होते हैं, सब में कुछ न कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिनके द्वारा ही उनमें उपस्थित लक्षण उनके संतानों में प्रवेश करते हैं। कुछ वायरसों को छोड़कर शेष सभी जंतुओं व पादपों का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, तथा जिन वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, उनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। अर्थात सभी जंतु अपने आनुवांशिक लक्षणों को डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जबकि कुछ निम्न कोटि के वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के द्वारा स्थानांतरित होता है। आनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों को कारक कहा था। सबसे पहले मेंडल ने ही इसकी खोज की थी और मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों को कारक कहा था। कारक युग्म के रूप में होते हैं, युग्म अर्थात जोड़े के रूप में होते हैं, जबकि उपस्थित गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में होते हैं, तथा प्रत्येक जोड़े में एक गुणसूत्र माता से व पिता से प्राप्त होता है। अर्थात कारकों को वर्तमान समय में जीन्स कहा जाता है तथा जीन्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो आनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पर एक नोट पॉइंट आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर लेंगे। आनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यदि हम आनुवांशिक पदार्थ की संरचना देखें, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक डीएनए है और दूसरा ये डीएनए हो गया हमारा और ये आरएनए हो गया। यदि हमें पहचानना है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा डीएनए है? डीएनए अर्थात हमें नाम से ही लग रहा है और इसमें दो धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, या यह हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए इसे हम डीएनए कहते हैं। और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तथा इसकी कुछ विशेष बातें हैं। इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसके लिए साइटोसिन और जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, ए फॉर एडेनिन एंड टी फॉर थायोनिन होता है, जबकि आरएनए के लिए सी फॉर साइटोनिन, जी फॉर ग्वानिन, ए फॉर एडेनिन एंड थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल का यूज किया जाता है। इसके बीच में कुछ ये जो आप स्टैंड्स देख रहे हैं, ये इनके बेस पेयर्स होते हैं। ये बेस पेयर्स इनमें इनको संयुग्मित करके रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट यदि हम यह स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ड्रा करेंगे। नेक्स्ट डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए अर्थात यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बना होता है, इसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, मतलब एक जो कुंडलित युग्म होते हैं वो एक दूसरे को पूरा करने के लिए होते हैं। यह ऐसा आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा इसके अंदर आरएनए को नियंत्रण करने की क्षमता होती है, और यह केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, और द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता भी डीएनए के पास होती है। अतः डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जबकि यह क्षमता आरएनए के पास अनुपस्थित होती है। आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है तथा इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, और इसमें जो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होता था उसमें यह एक सूत्र होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, किंतु प्रोटीन संश्लेषण में इसका विशेष योगदान रहता है। कुछ विषाणुओं या वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ भी यह होता है। यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। द्विगुणन का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही होता है।
नेक्स्ट, डीएनए का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या महत्व है? यदि हमारे शरीर में हमारे प्रत्येक कोशिका में डीएनए पाया जाता है तो उस डीएनए का क्या महत्व है? डीएनए यदि हम पॉइंट के अनुसार देखें, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। डीएनए ही ऐसे अणु हैं जो स्वतः प्रतिकृति में अपने समान अणु बना सकते हैं। अर्थात यदि डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यदि किसी के माता पिता के लक्षणों को पहचानना है, हमें किसी के जनकों को पहचानना है, हम देखेंगे कि उनके कौन से लक्षण अस्थायी थे या कौन से लक्षण उनके चर्चित थे, तो उसे हम डीएनए के द्वारा ही देखेंगे। नेक्स्ट, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये मतलब कोशिकाओं के सभी क्रियाओं का नियंत्रण न्यूक्लिक या न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है और न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए ही न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएनए के द्वारा ही संपूर्ण कोशिका एवं उसकी जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए के आदेश से ही आरएनए विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए पर्याप्त रूप से अस्थायी अणु है, अतः इसमें उपस्थित तथा आनुवंशिकी परिवर्तनों की संभावनाएं कम होती हैं। नेक्स्ट, इसमें द्विगुणन का गुण पाया जाता है जिसके कारण यह पुत्री कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के द्वारा समान रूप में वितरित होता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें गुणसूत्र की, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम सबसे पहले दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रोमो एंड सोम। क्रोमा मीन्स कलर होता है एंड सोम एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सोमा मीन्स बॉडी अर्थात, और क्रोमा मीन्स कलर कंटेनिंग अर्थात ऐसे स्ट्रक्चर जो रंग को कैप्चर करके रखते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे के समान संरचना होती है जो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन जालक के संघनन से बनती है। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक भी माना जाता है। क्षणों की आकृति वाले गुणसूत्रों के भीतर डीएनए होते हैं। डीएनए या क्रोमोसोम गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम चर्चा करेंगे गुणसूत्र के स्ट्रक्चर की। यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो जो आपने कहीं पर स्ट्रक्चर देखा होगा, क्रोमोसोम की संरचना ऐसे आपने देखी होगी। उसमें से हमने किसी एक स्ट्रक्चर को इसमें से दिखाया है जिसमें जो एक साइड पर एक बॉडी होती है जिसे हम सैटेलाइट बॉडी बोल देते हैं, और इसके अंदर जो बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे इसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, इसे हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स बोल देते हैं, तथा इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम क्रोमोनिमा बोल देते हैं, और इसके अंदर भी धागेनुमा संरचनाओं के ऊपर एक छोटे छोटे पॉइंट उभार के रूप में रहते हैं जिन्हें हम क्रोमोमेयर्स बोल देते हैं। इनके द्वारा ही जीन इन पर उपस्थित होते हैं तथा इनके द्वारा ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। यह स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार अर्थात सबसे पहला आ गया कायिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र मीन्स जो हमारे शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी की संपूर्ण कोशिकाओं के लिए नेसेसरी होते हैं, उन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीव के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। नोट, ये नर तथा मादा दोनों प्रकार के जीवों के समान होते हैं, मतलब यह पुरुषों में भी तथा स्त्रियों में भी समान संख्या में पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र या हेटेरोक्रोमोसोम कहते हैं। यह नर व मादा में अलग अलग होते हैं। यह नर में प्रायः XY तथा मादा में XX होते हैं, तथा हम XY निर्धारण के द्वारा हम जान सकते हैं या इनका निर्धारण भी किया जाता है। नोट, मनुष्य में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी चर्चा किया
कि यक्स वाई गुणसूत्र, यक्स वाई अर्थात यक्स और वाई ही वो गुणसूत्र हैं जिनके द्वारा हमें लिंगों का निर्धारण होता है, जिनके द्वारा हम मेल फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई, तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। टोटल मिला के 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र कह सकते हैं। यदि हम देखें गुणसूत्रों के कार्य, गुणसूत्र के कार्य निम्न है। सबसे पहले गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक लक्षण का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है, अर्थात गुणसूत्रों पर ही, गुणसूत्रों यह डीएनए के भाग होते हैं, अर्थात डीएनए होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम जीन कह देते हैं। जीन के माध्यम से ही यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक साइंटिस्ट थे बीडल और टाटम, जिन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीन एक प्रोटीन का बना होता है तथा प्रत्येक जीन का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो वह एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र प्रतिलिपिकरण में गुणसूत्रों की भूमिका निभाते हैं, अर्थात प्रतिलिपिकरण में भी यह गुणसूत्रों की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रों को आनुवांशिक वाहक कहा जाता है, अर्थात गुणसूत्रों के माध्यम से ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जीन की, जीन जैसा टर्म अभी आपने सुना, जीन की खोज सर्वप्रथम मेंडल ने की थी। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। यह एक चर्च के पादरी थे। इन्होंने अपनी खोज के दौरान कुछ लक्षणों को देखा, जो लक्षण इन्हें विभिन्न लगे, और उन लक्षणों को इन्होंने कारक नाम दिया, जिसे बाद में जोहानसन के द्वारा जीन नाम दिया गया। अर्थात गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अतिसूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, उन्हें जीन या पैतृक कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन शब्द की खोज जोहानसन ने 1909 में की थी, अर्थात 1909 से पहले जीन को कारक नाम से जाना जाता था, जबकि जीन जोहानसन ने प्रयुक्त किया। जीन की खोज सर्वप्रथम मेंडल ने की थी और इसका नाम कारक दिया था। यह पॉइंट भी आपके लिए यहाँ लिख दिया गया है। नेक्स्ट, यदि हम चर्चा करें, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, यानी इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा है, आँखों का रंग कैसा है, हम अपने जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, किसकी संतानें किससे मिलती हैं, हम उनके आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा उनमें तथा उनके जनकों के मध्य अंतर एवं समानताएं एवं विभिन्नताएं स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं। इनके प्रदर्शन को लिंग भेद कहते हैं। हैकिंग, मैक्लांग, विल्सन व आदि वैज्ञानिकों ने मेंडल की खोज को पुनर्खोज से लिंग निर्धारण का पता लगाया था। मैक्लांग ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया, अर्थात मैक्लांग का 1902 में एक गुणसूत्रों पर इनकी रिसर्च हुई तथा इनके द्वारा प्राप्त जो थ्योरी प्राप्त हुई उसे गुणसूत्रवाद के नाम से प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। नेक्स्ट, यदि हम देखें मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में अर्थात हम में भी लिंग निर्धारण होता है, जिनके द्वारा मेल तथा फीमेल का निर्माण होता है। तो मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी नर तथा 22 जोड़ी नर व मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। स्त्री में प्राचीन जोड़ा अर्थात जो 23वां गुणसूत्र होता है वह भी यक्स यक्स पाया जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं मनुष्यों में अर्थात नर तथा मादा में यक्स यक्स होते हैं, अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या यक्स यक्स होती है तथा लास्ट 23वें गुणसूत्र की संख्या नर में यक्स वाई तथा मादा में यक्स यक्स होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महिलाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जबकि पुरुषों में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं तथा
आखिरी जोड़ी 23वीं जोड़ी x तथा y होती है। यदि हम इन्हें निर्धारित करना चाहें तो 22xy मेल के लिए हो जाएगा, 22 पेयर की बात की जा रही है यहाँ पर, और 22 पेयर प्लस x फीमेल के लिए निर्धारित हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी नोट भी कर लेंगे। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रह जाती है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक जोड़े का एक ही गुणसूत्र होता है। इस प्रकार स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22 प्लस x गुणसूत्रों वाले, किंतु पुरुष के युग्मक दो प्रकार मतलब 22 प्लस x तथा 22 प्लस y गुणसूत्र वाले बनते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो महिलाओं के लिए लिंग निर्धारण के दौरान युग्मक बनते हैं वो 22 प्लस x दोनों होते हैं, जबकि मेल के लिए 22 प्लस x तथा 22 प्लस y दो प्रकार के होते हैं। इनके जब इनका निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पर्याप्त इनके 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र यह मेल के लिए आ जाते हैं, 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र यह फीमेल के लिए आ जाते हैं, जबकि 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र मेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम लिंग निर्धारण की बात करें तो यहाँ पर इनका क्लास दिया गया है। सबसे पहले आया हुआ है नर तथा मादा। नर के लिए गैमीट्स ले लिए गए x और मादा के लिए xy। यह जनक गैमीट्स से इनके युग्मक निकाल दिए गए, तो x और y का युग्मक हो गया x और y, यहाँ पर x और x का युग्मक हो गया x और x। जब इस x का संक्रमण इससे कराया गया, संकरण कराया गया, तो हमको दो लक्षण x और x प्राप्त होते हैं, तथा नर के एक x एवं मादा के एक x से संकरण दोबारा कराया गया तो हमको x और x प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में यदि हम देखें, मादा के y से और फीमेल के x से यदि हमने संकरण कराया तो हमको x y प्राप्त हुए। इसी प्रकार जब हमने दूसरा संकरण कराया तो हमको x y लक्षण प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिंग निर्धारण के द्वारा यह 100% कन्फर्म होता है कि 50% लड़कों की जनसंख्या तथा 50% लड़कियों की जनसंख्या बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह लक्षण 50-50% के रेशियो में बराबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग जैव विकास की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा आनुवंशिकता का पोर्शन खत्म हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जैव विकास के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें हमको कुछ वाद अर्थात लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद के विषय में भी हमको चर्चा करना है। आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट नोट करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।